हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 8। इसके पहले का थोड़ा सा याद कर लें। लेक्चर नंबर 7 पे हमने क्या किया था। लेक्चर नंबर 7 में हमने टाइप ऑफ फंक्शंस सभी कंप्लीट कर लिए थे और डोमेन की बात थोड़ा सा कर ली थी कि डोमेन क्या होता है। अब आज के लेक्चर में हम डोमेन और रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इतने सारे कि 11th में आपने जो पढ़ा था, जो अस्त्र तैयार किए थे डोमेन और रेंज के क्वेश्चन से पढ़ने के लिए, वो आप सब बाहर निकाल के जब तक बाहर ना ले आओ, इतने क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। रीड द क्वेश्चन। f such that r to r be defined by fx equal to x upon 1 plus x square comma x belong to r, the range of f is। अच्छा, मैंने अभी आपको डोमेन बस बताया है ना, रेंज नहीं बताया। ये क्वेश्चन तो रेंज का आ गया। चलो कोई बात नहीं, आप तो 11th में पढ़ चुके हो, ट्राई कर लो। मैं बताऊंगा रेंज आपको, पर आपने 11th में पढ़ा हुआ है ना, तो थोड़ा सा ट्राई करके देख लो। अभी तक तो सब कुछ अपना 11th का ही चल रहा है। इस लेक्चर के बाद हम 12th का चालू करेंगे। तो रेंज कैसे निकालते थे, पहले मैंने लास्ट क्लास में डोमेन, जिसने नहीं पढ़ा 11th में उनके लिए बता दे रहा। मैंने लास्ट क्लास में आपको डोमेन निकालना बताया था। डोमेन कैसे निकालते हैं? एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स रियल हो, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स रियल आए, उसको हम डोमेन बोलते थे। तो अब देखो, रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। पहले हमने डोमेन हम बोल देते थे कि एक्स की वो वैल्यू डोमेन कहलाती है जिसके लिए एफ एक्स क्या आता है, रियल आता है। यही डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब देखो, रेंज जस्ट उल्टा हो जाएगा। रेंज क्या? रेंज निकालने के लिए एफ एक्स को मान लो वाई। एफ एक्स को क्या मान लोगे, लिख देता हूं। रेंज निकालने के लिए एफ एक्स को मान लोगे वाई, ठीक। और y की ऐसी वैल्यू जिसके लिए x डोमेन में आए, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। मतलब जब फंक्शन में एफ एक्स होता है, x की जो जो वैल्यू रखने में जो y आता है उसे बोलते हैं रेंज। तो y कब आ रहा है, जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं। तो y की वो वैल्यू जिसके रखने में x डोमेन में आए, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं जो रेंज होती है वो डोमेन की मिरर इमेज होती है। ये सब थ्योरेटिकल बातें कुछ समझ में नहीं आती, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक। और जिन्होंने पढ़ चुके हैं 11th में, याद है तो ठीक है, वो तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो चलो, मतलब कि पहले तो हमें रेंज निकालने के लिए डोमेन निकालना ही पड़ेगा, तब तो हम ऐसा वाई बता पाएंगे जिसके लिए एक्स किस में आए, डोमेन में आए, ठीक है। तो पहले तो हमें डोमेन निकालना पड़ेगा। तो देखो, चलो देखते हैं। फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसका थोड़ा डोमेन बताना क्या होगा। एक अलजेब्रिक फंक्शन के लिए डोमेन क्या होता है, जब रेसिप्रोकल में, मतलब डेनोमिनेटर में जो कुछ भी हो वो कभी जीरो ना हो और अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी हो वो नेगेटिव ना हो। तो देखो, इसका डेनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 1 तो कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। और एक्स स्क्वेयर कैसा हो सकता है, एक्स स्क्वेयर किसी एक एक्स वैल्यू का स्क्वायर है, तो ये भी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो 1 में कुछ भी जोड़ोगे तो हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब डेनोमिनेटर कभी जीरो तो हो ही नहीं रहा। देखो, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी हो सकती है। स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगी, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है जीरो। और जीरो को यदि 1 से ऐड करोगे तो डेनोमिनेटर आएगा 1, ठीक है। तो डेनोमिनेटर किसी भी कंडीशन में जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेनोमिनेटर है ना, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, चाहे एक्स की जो भी वैल्यू हो। मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। मतलब एक्स कोई भी रियल नंबर लेके देख लो, डेनोमिनेटर कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक। तो हमारा ये इसका डोमेन तो आ गया कि डोमेन क्या है हमारा, डोमेन आ गया हमारा रियल नंबर, मतलब एक्स बिलोंग टू आर आ गया। अब जब डोमेन मिल गया हमें, तो हमें रेंज निकालना है।
अब रेंज के लिए मैंने आपको क्या बताया, कैसे निकालोगे, एफ एक्स को मान लोगे वाई, ठीक। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना है, वाई है, पुट कर देते हैं। तो देखो y इक्वल टू आ गया हमारा x अपॉन 1 + x²। अब आपको y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे x जो भी आए वो रियल आए, क्योंकि x क्या, डोमेन क्या है, रियल नंबर। यहां से देखो हमने x निकाल लिया है, x आ रहा है रियल नंबर। तो y की किस वैल्यू के लिए x रियल नंबर आएगा वो हो जाएगा हमारा रेंज। मतलब उल्टा कर रहे हैं, देखो डोमेन कैसे निकाल रहे थे, x की किस वैल्यू के लिए y रियल आ रहा है उसे हम बोल देते थे डोमेन। अब y की किस वैल्यू के लिए x रियल आ रहा है उसको हम बोल देंगे क्या, रेंज, ठीक। तो देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां से हो जाएगा y प्लस x² इक्वल टू x, y प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। तो y(x²) माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 0। और ये क्या कहलाती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, वेरिएबल x में। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा मिले कि x रियल आए, यही हमारी कंडीशन है। डोमेन क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में जो x मिले वो रियल होना चाहिए। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रियल कब आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इतना याद है, बचपन की बात है। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, b² माइनस 4ac। तो b² कितना आ गया, b² आ गया 1 माइनस 4 इंटू a है y और c है y, तो यहां कितना आ गया y²। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 4y², 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया y²। और यहां से y कितना आ जाएगा, -1/2 से +1/2, ठीक है। तो ये जो y क्या आया, रेंज आ गई, ठीक। ऐसा y जिसके लिए x की रियल वैल्यू मिलेगी। x है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की रियल वैल्यू तब मिलती है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया और y की वैल्यू मिल गई, इसी y को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आया क्या समझ में। देखो जिसने रेंज 11th में नहीं पढ़ा था उसको भी इतना पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन पता है क्या है, ये क्वेश्चन आपका जस्ट अभी JEE में आया हुआ है। ये है आपका JEE मैन 2019 का क्वेश्चन। आया क्या समझ में, कैसे किया एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा देखना, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार पूरा ध्यान से देखना, फिर हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, डोमेन के भी क्वेश्चन लेंगे, रेंज के भी क्वेश्चन लेंगे, पूरा फील आ जाएगा। पर देखो रेंज शुरू करने के पहले बिना थ्योरी पढ़े हमने एक JEE क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 11th पास कर चुके हैं, ऐसे ही थोड़ी है ना। सुपर सीनियर हैं स्कूल में, जलवा चलता है। अपना मेन टारगेट पता क्या है कि जुलाई में, मतलब जब भी आपके स्कूल चालू होंगे उसके पहले अपने कम से कम 2 चैप्टर हो जाएं, डेट इज रिलेशन एंड फंक्शन एंड ITF। तो उससे क्या होगा, जब आपका जुलाई में पहला कोई टेस्ट होगा ना, जब 2 से 3 चैप्टर यदि हम निपटा लेते हैं, तो पहले ही टेस्ट में जब आपका रिजल्ट एकदम से बदल जाएगा, अभी तक 0 था अब हीरो हो गया, तो आपकी इमेज वैल्यू बदल जाएगी, आप ऐसे सीना तान के चलोगे। बस यही क्रिएट करना है हमें, ठीक। देख लिया, आगे चलें। चलो अब देखो आपको रेंज का भी आइडिया लग गया, डोमेन का भी आइडिया लग गया। अब क्या है, और 11th में तो आपका पढ़ा हुआ है ही, तो जितने में क्वेश्चन देता जाओ आपको धड़ा धड़ा आंसर निकालते जाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक से स्टार्ट करते हैं। x+2 एक फंक्शन है, इसका जल्दी से डोमेन बताना कितना होगा।
डोमेन वो होता है जिसकी एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आए। तो देखो एक्स की कुछ भी वैल्यू लेकर देख लो, फंक्शन हमेशा क्या आएगा, रियल आएगा। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक में हमें दो चीजें देखनी होती है, डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ ना डेनोमिनेटर है ना अंडर रूट है, तो कुछ नहीं देखना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। आया क्या समझ में? एक्स की कुछ भी वैल्यू अपने मन से लेकर देख लो, हमेशा एफ एक्स क्या आएगा, रियल आएगा। इसलिए मैंने बोला डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, आर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। दूसरा क्वेश्चन दूसरे कलर से, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डोमेन बताना जल्दी से कितना होगा, 10 सेकंड सोचने के लिए। एक्स की कुछ भी वैल्यू लेकर देख लो, 0 1 2 3 10 12 20 -10 -20, हमेशा फंक्शन की जो वैल्यू आएगी रियल आएगी। क्यों? ना तो डेनोमिनेटर है ना अंडर रूट है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। आया क्या समझ में? तीसरा क्वेश्चन, 1/1 प्लस एक्स, इस फंक्शन का जल्दी से डोमेन बताओ कितना होगा। 1/1 प्लस एक्स, डोमेन कितना होगा? देखो इसमें डेनोमिनेटर है तो सोचना पड़ेगा। अब जब डेनोमिनेटर होता है तो कंडीशन क्या होती है कि कभी भी डेनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से x कितना आ जाएगा हमारा, नॉट इक्वल टू -1। मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया हमारा, डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया रियल नंबर एक्सेप्ट -1। आया समझ में? देखो x की वैल्यू यदि हम -1 रख देते हैं तो 1/1 -1 यानी कि 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी एफ एक्स की वैल्यू रियल नहीं मिलती है। मतलब -1 के अलावा सब कुछ क्या है, डोमेन है। तो x बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1। आया क्या? देखो बहुत इजी इजी से कर रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन अगले कलर से, 1/√1 - x, इसका डोमेन बताना थोड़ा कितना होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसके ज्यादा टाइम, 20 सेकंड इसके लिए। इसमें डेनोमिनेटर भी है, इसमें अंडर रूट भी है, तो दोनों ही कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, देखो अंडर रूट की कंडीशन क्या होती है कि अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये हो गई अंडर रूट की कंडीशन, ठीक। और डेनोमिनेटर की कंडीशन क्या होती है कि डेनोमिनेटर में जो कुछ भी है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो थोड़ा सा। एक बोल रहा है जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर, और दूसरा बोल रहा है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोनों से पहले इस दूसरे वाले को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - x नॉट इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। देखो पहली कंडीशन बोल रही है 1 - x जीरो से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और दूसरी बोल रही है 1 - x जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो जब कभी भी यस प्लस नो आएगा तो इसका मतलब हमेशा नो होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ हो, वो कभी यस बोलती है कभी नो बोलती है, तो उसको समझ लेना चाहिए वो नो ही है, ठीक। यस प्लस नो हमेशा नो होता है, ठीक। ये पूरे डोमेन फंक्शन में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, और रियल लाइफ में तो होता ही है। लास्ट में इंसान को समझ में आता है यस प्लस नो के चक्कर में हमने पूरी पढ़ाई बर्बाद कर दी अपनी, हमारा JEE का सपना तोड़ दिया हमने, आखिर में नो ही हो गया। इसलिए यस प्लस नो को सबसे पहले नो समझ जाया करो। यस मतलब यस, नो मतलब नो, और यस प्लस नो मतलब यस प्लस नो, ठीक है। तो देखो एक कंडीशन बोल रही है जीरो के बराबर होना चाहिए, एक बोल रही है नो नहीं होना चाहिए। तो यस प्लस नो कितना होता है, नो। तो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये टोटल हमारा कंक्लूजन निकल आया। तो 1 - x जीरो से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इक्वलिटी वाला साइन हटा दिया। क्योंकि एक जगह यस था एक जगह नो था, तो हमने बोल दिया नो, बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब 1 - ग्रेट एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? अब जब एक्स जो है वो 1 से छोटा है तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा हमारा
वन से छोटा, और वन से छोटा कहां से होता है? माइनस इन्फिनिटी से। कहां तक? वन तक। और इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, और वन पर इक्वलिटी का साइन तो है नहीं, इसलिए वन पर भी हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है। ठीक, आया कुछ कुछ समझ में? जगह नहीं बची, नहीं तो पांचवें कलर से पांचवा क्वेश्चन ले लेते। चलो अगले पेज में ले लेते हैं। चलो पांचवा कलर, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो गई। राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, ये थोड़ा पेन स्लिप करता है स्क्रीन पे। ठीक, हाँ तो ये है हमारा फंक्शन है। इसका क्या बताना है आपको? डोमेन बताना है। बड़ा सा दिख रहा है, इसमें मॉडुलस भी आ गया, तो इसके लिए आपको और ज्यादा टाइम मिलेगा, 30 सेकंड। जल्दी से आंसर बताना थोड़ी। अच्छा हमेशा देखो, हमेशा ऐसे नहीं करना होता है कि सॉल्व करके क्वेश्चन को पेन कॉपी से आंसर निकालें। डोमेन रेंज के क्वेश्चन कुछ देख के भी समझ में आ जाते हैं। ठीक, तो देखकर भी आंसर दे सकते हैं। हाँ हमारी सीबीएसई में आया तो लिख के बताना पड़ता है, इसलिए हम लिखते हैं। चलो आपको आगे क्वेश्चन दोनों तरीके से बता दूंगा, देख कर कैसे समझे और पेन कॉपी से कैसे समझे। आगे आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, 11th में नहीं पढ़ा, 12th में पढ़ लो। देखो, एक्स माइनस मॉड एक्स, और मॉड भी लगा है और एक्स भी लगा है, अंडर रूट भी लगा है, डेनोमिनेटर भी है, इसका हमें डोमेन बताना है। डोमेन मतलब एक्स कब कब रियल आ रहा है। अब देखो जितना लफड़ा होगा नीचे अंडर रूट के अंदर मॉडुलस के साथ होगा। तो देखो तीन ही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं मॉडुलस के लिए, एक जीरो होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है। तीनों रख के देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो रखो, जीरो माइनस जीरो हो गया, नॉट डिफाइन हो गया फंक्शन। ठीक, पॉजिटिव रखो कुछ, मान लो 5 रख दिया, तो एक्स हो गया 5 माइनस मॉड ऑफ 5 कितना होगा 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0 हो गया, नॉट डिफाइन हो गया फंक्शन। नेगेटिव लेके देखो, -5 रखो एक्स की जगह, तो एक्स की जगह पर, इतना नहीं समझ पे आ रहा हो लिखा देता हूं, एक्स की जगह पे ये -5 रखा, माइनस मॉडुलस ऑफ -5। ठीक, तो देखो ये कितना हो गया -5 माइनस मॉड के अंदर जो भी नंबर होता है पॉजिटिव होके बाहर निकलता है, तो अंदर का -5 +5 होके निकलेगा, ये +5 होके निकल आया। ठीक है, मॉड का काम होता है दोनों चीजों को पॉजिटिव करना, तो -5 पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस का वो अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, तो -5 वो +5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0। आया क्या समझ में? अरे नहीं आया, देखो पेन कॉपी से सीबीएसई में कैसे करना है ये बताऊंगा, मैंने पहले सोचना कैसे है ये बता दूं, बिना पेन कॉपी चले कंपटीशन के लिए। यहां पर एक्स की जगह आपने रखा -5, और एक माइनस पहले से है। अब देखो मॉड यदि 5 लिखा है तो 5 वैसा का वैसा बाहर निकल आता है। मॉड के अंदर यदि कोई नंबर माइनस में है तो मॉड उस नंबर में माइनस का मल्टीप्लाई कर देता है और बाहर निकाल देता है, जिससे वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, तो ये जो नंबर है अपन ने लिया है -5, तो निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर के लिए मॉड क्या करेगा, उस नंबर के आगे माइनस का मल्टीप्लाई कर देगा, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो +5 आगे एक तो -5 लगा, माइनस लगा हुआ है, तो टोटल ये कितना हो गया -10 हो गया। यहां तक आया समझ में? अब ऊपर लगा है अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ -10 डिफाइन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो चाहे हमने प्लस लिया चाहे हमने माइनस लिया, हमारा कभी भी फंक्शन रियल नहीं आ रहा है। आया समझ में? ऐसे हम सोचते हैं, सोचना समझ में आया? एक बार हमने 0 लिया, तो देखो अंदर हो गया 0 माइनस 0 डेट इज 0, 1/0 नॉट डिफाइन। एक बार हमने प्लस कर लिया, मान लो 2 लिया, तो 2 - 2 इक्वल टू 0 नॉट डिफाइन। एक बार हमने माइनस का 2 लिया, तो देखो यहां पर माइनस का 2 और एक माइनस पहले से लगा है, मॉड -2 कितना हो गया 2 हो गया, तो ये कितना हो गया -4। अब यहाँ नंबर तो आया, पर ये नंबर के ऊपर अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो नॉट डिफाइन हो गया। समझ में आया कैसे सोचते हैं थोड़ा सा? चलो
अब मैं आपको ये बता देता हूं कि सॉल्व करते कैसे हैं सीबीएसई के लिए। देखो, ऐसे केस में हमें केस बनाना होता है। केस वन ले लेते हैं, जब x क्या होगा हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इस केस में जब x ग्रेटर देन जीरो होता है तो मॉड x किसके बराबर हो जाता है, x के बराबर। वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा आ गया अंडर रूट के अंदर की चीज यानी कि x माइनस x। ठीक, अब अंडर रूट के अंदर की चीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो देखो ये यहां से आ रहा है जीरो ग्रेटर देन जीरो, ऐसा होगा क्या, जीरो खुद से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहां से ये केस खराब हो गया, मतलब x ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक, दूसरा केस देखते हैं, केस टू, x लेस देन जीरो रख के देखते हैं। x जब लेस देन जीरो होगा तो मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो देखो डेनोमिनेटर के अंदर की चीज को पॉजिटिव होना चाहिए, तो डेनोमिनेटर के अंदर x है माइनस, मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, माइनस x निकल के आई है। इस चीज को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज तो नहीं हो सकती ना। तो यहां से क्या हो गया, 2x ग्रेटर देन जीरो आ गया, यहां से x ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो अब देखो, हमने लिया था x लेस देन जीरो, आ गया हमारा x ग्रेटर देन जीरो, मतलब दोनों कंडीशन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, न्यूलीफाई कर रही हैं। तो एस x लेस देन जीरो पर भी हमें कोई x ऐसा नहीं मिल सकता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो हम डोमेन क्या लिख देंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन लिख देंगे हम फाई। कुछ भी डोमेन नहीं है इसका, कुछ भी नहीं, चाहे पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले चाहे जीरो ले। आया समझ में, आगे चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हुए और सोचने के लिए आपको क्वेश्चन देते हुए, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1/x² माइनस 6x प्लस 8, आपको क्या बताना है, इसका डोमेन बताना है, डोमेन क्या होगा। अब इसके में एक कंडीशन बस है, क्या, डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तो 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th की भी नहीं 8th की। कब कब डेनोमिनेटर जीरो हो रहा होता है उस फंक्शन उसको हम हटा देंगे, बाकी के लिए डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। 12th तक आते आते आप तो इतनी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर चुके होगे तो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसके रूट्स होंगे डेनोमिनेटर के 2 और 4। ठीक है, कोई नहीं, मैं लिख देता हूं। देखो डेनोमिनेटर जो होता है x² माइनस 6x प्लस 8, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब फंक्शन डिफाइन होगा। और वो वाली हमारी पंच लाइन क्या थी, फॉर f(x) टू बी रियल, f(x) को रियल होने के लिए डेनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर को स्प्लिट किया तो ये आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से आ गया हमारा x 2 और 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं पूरा का पूरा रियल नंबर, बस एक्सेप्ट 2, 4, 2 और 4 के अलावा पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक है, इजी था, आगे चलें। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं मैंने, थोड़ा आप लोग भी ट्राई करो यार, पूरी कंडीशनें आपको बता चुके हैं, लॉग की कंडीशन भी बता चुके हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन बताओ जल्दी से, आप बोल रहे हो टाइम नहीं दे रहे ना, लो टाइम ले लो। ठीक, जल्दी से डोमेन ऑफ फंक्शन बताओ। 12th तक आते आते हम इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं कि जो डेनोमिनेटर की रूट तो हम आंख देख के बता सकते हैं, है ना। देखो यहाँ लॉग है और डेनोमिनेटर है, तो दो कंडीशन आएगी, लॉग की कंडीशन और डेनोमिनेटर की कंडीशन। अब लॉग की कंडीशन क्या क्या थी, लॉग की कंडीशन थी यदि लॉग ऑफ एफ एक्स बेस जी एक्स है तो जो एफ एक्स है वो कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जो जी एक्स है वो कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जो जी एक्स है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए।
और अलजेब्रिक फंक्शन की कंडीशन क्या थी, डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चारों कंडीशन लगा देते हैं। देखो पहली कंडीशन एफ ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन लिखेंगे क्या, जी एक्स बड़ा होना चाहिए, ऑलरेडी 2 बड़ा है दिख रहा है। जी एक्स नॉट इक्वल टू 1 लिखेंगे क्या, 2 नॉट इक्वल टू 1 होता है, ऑलरेडी दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन डेनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 शुड नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x नॉट इक्वल टू -1 कॉमा -2। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 और यहां से इक्वेशन नंबर 1 कितनी आ गई, x शुड बी ग्रेटर देन -3। दोनों कंडीशन, पहली इक्वेशन से एक कंडीशन, दूसरी इक्वेशन से दूसरी कंडीशन, ठीक, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, आंसर मिल जाएगा। देखो पहली वाली से मिल रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि -3 से इंफिनिटी मिल रहा है। ये सब चीजें कॉपी में नहीं लिखते, दिमाग में करते हैं। बड़ा होना चाहिए तो दोनों साइड ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन लगता है, और -3 पे इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ओपन लगेगा। और -3 से इन्फिनिटी के बीच में -1 और 2 आएगा क्या, आएगा। और दूसरी कंडीशन हमारी बोल रही है कि -1 और 2 के बराबर, -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम डोमेन ऑफ फंक्शन कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन लिखा जाएगा -3 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 कॉमा -2। आया क्या समझ में, इजी था, बहुत इजी था। चलो डोमेन पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा सा रेंज देख लेते हैं। रेंज पे एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बोलोगे सर डेफिनेशन नहीं बताई सर, मैं क्या करूं सर। तो रेंज होती क्या है, पहले हमने निकाला था डोमेन, और डोमेन हमने बोला था एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन रियल आए उसको हम बोलते हैं डोमेन। अब एक्स की वैल्यू रखने पर जो भी y की वैल्यू आती है या फिर fx की वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं रेंज। मतलब कि यदि मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसको हम डोमेन बोलते थे सेट ए को, ये सेट बी को कोडोमेन बोलते थे, और सेट बी में हमारी रेंज होती थी, रिलेशन में पढ़ के आए हैं, याद है ना। तो जो डोमेन था उनके लिए जो y की वैल्यू सेट बी में वैल्यू मिलती थी उसी को हम रेंज बोलते थे। तो रेंज की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेंज होती है हमारी मिरर इमेज ऑफ डोमेन। रेंज क्या होती है, मिरर इमेज ऑफ डोमेन। मतलब डोमेन सेट बी में कहां कहां कनेक्ट है, डोमेन में एक्स की वैल्यू रखने में फंक्शन में क्या क्या वैल्यू आ रही है उसको हम बोलेंगे रेंज। यानी कि जब भी हमें रेंज निकालना है तो सबसे पहले हमें डोमेन तो निकालना ही पड़ेगी। इस चीज को भी लिख सकते हैं, टू फाइंड रेंज फर्स्ट फाइंड डोमेन। मतलब रेंज कैसे निकालोगे, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, डोमेन निकालोगे। ठीक, अब मान लो एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो देखो केसेस से समझते हैं कैसे कैसे करेंगे। रेंज कुछ ले लेते हैं, केस 1। इफ डोमेन इक्वल टू आर, जब भी डोमेन रियल नंबर होगा, देन ट्राई टू चेंज एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई। जब भी डोमेन रियल नंबर होगा तो x को y के फंक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स था, अब x को यदि हमें y के फंक्शन में चेंज करना है तो चेंज करने के बाद आ गया मान लो कुछ x इक्वल टू जी वाई, फंक्शन बदल जाएगा ना, क्योंकि अब x को हमने y की टर्म्स में लिख दिया। ठीक, नाउ फाइंड y टू गेट रियल x। देखो जब x इक्वल टू जी वाई हो गया
तो अब ये ध्यान करो, हम डोमेन में क्या कर रहे थे, डोमेन में y इक्वल टू एफ एक्स था, हम ऐसा x निकाल रहे थे जिसके लिए y रियल मिले। ठीक, अब x इक्वल टू जी वाई है हमारे पास, तो हम ऐसा y निकालेंगे लिए जिसके लिए x क्या मिले, रियल मिले। ठीक, और वो जो y होगा जिसके लिए x रियल मिल रहा है उसी को हम क्या बोल देंगे, रेंज है। एंड रेंज विल बी y। ये सब थ्योरी है, एक बार रीड कर लो, फिर सब कुछ क्वेश्चन समझ में आएगा। अपन क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो रेंज क्या हो जाती है, मिरर इमेज ऑफ डोमेन, मतलब एफ एक्स में एक्स की वैल्यू रखने पर वाई की जो वैल्यू आ जाती है, एफ एक्स की जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं रेंज। अब जब भी डोमेन होगा रियल नंबर तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है इसमें जो x मतलब डोमेन है वो रियल नंबर होगा, तो हम इसको चेंज करेंगे फंक्शन को, और फंक्शन को हम y के टर्म्स में लिखेंगे, x इक्वल टू वाई के टर्म्स में। ठीक, x को y के फंक्शन में लिखेंगे तो मान लो फंक्शन आया हमारा x इक्वल टू जी ऑफ वाई। ठीक है, अब x इक्वल टू जी ऑफ वाई जो हमें नया फंक्शन मिला, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, ऐसे y निकालेंगे जिसके लिए हमें x कैसा मिलता हो, रियल मिलता हो। x इक्वल टू जी वाई के लिए हम ऐसे y निकालेंगे जिसके लिए x हमें रियल मिलता हो। ठीक है, और जिन जिन y के लिए हमें x रियल मिलेगा उन उन y को हम क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। देखो ये कहलाता है प्रोसीजर, लेकिन हर क्वेश्चन में हमें प्रोसीजर नहीं फॉलो करना होता है, हम डायरेक्टली देखते हैं, हमें अंदाज लग जाता है, हम आंसर निकाल लेते हैं। जिसमें नहीं लग रहा है, जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाता है बहुत, उसके लिए हम इतना बड़ा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हर चीज हम समझेंगे, प्रोसीजर भी से भी समझेंगे, डायरेक्टली देख के कैसे पता लगाएं वो भी समझेंगे। ठीक है, एक बार प्रोसीजर को पहले रीड कर लेना। क्या है, मौसम बहुत ही अच्छा है हमारे यहाँ, बारिश हो रही है इसलिए गला गला थोड़ा जल्दी बैठ रहा है। ठीक, अच्छे मौसम में ज्यादा पढ़ना चाहिए। चलें क्वेश्चन करें। चलो एग्जाम्पल के लिए मान लो एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है। इसकी आपको फाइंड करना है रेंज, रेंज कितनी होगी। तो मैंने पहले आपको बताया होगा है कि रेंज फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा डोमेन बताना कितना हो जाएगा, देख के बता दो। डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर में वेरिएबल है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। इतना दिमाग में सोचना होता है, बार बार लिख नहीं रहा। ठीक, आप भी तो तब दिमाग में सोचोगे ना जब मैं दिमाग में सोचना बताऊंगा। डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर में है वन प्लस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी। एक बार जीरो रख के देखो कितना आ रहा है, वन अपॉन वन प्लस जीरो डेट इज वन आ रहा है। और एक बार इनफाइनाइट रख के देखो कितना आ रहा है, वन अपॉन वन प्लस इनफाइनाइट डेट इज वन अपॉन इनफाइनाइट डेट इज जीरो। ठीक, तो किसी भी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए फंक्शन हमेशा डिफाइंड आ रहा है। ठीक, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। आया क्या, अरे आया क्या, बिल्कुल आया। अब क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो मैंने आपसे क्या बोला है, जब भी रेंज निकालना हो तो y इक्वल टू मान लो एफ एक्स है, y इक्वल टू क्या मान लो एफ एक्स है। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद मैंने बोला है कि x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखो, मतलब अभी y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा है, तो ऐसा कुछ करो कि x इक्वल टू में y का फंक्शन आ जाए। तो चलो करते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन वाई आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया वन अपॉन वाई माइनस वन। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ जाएगा वन माइनस वाई अपॉन वाई। ठीक है, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, हम जब भी अंडर रूट करते हैं प्लस माइनस में चीजें आती हैं,
तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन वाई। ठीक है, ये आ गया हमारा x। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए x रियल मिले। ध्यान से सुनना, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए x रियल मिले। तो y की किस वैल्यू के लिए x रियल मिलेगा? तो वही कंडीशन जो हमने डोमेन निकालने के लिए पढ़ के रखी है। पहली चीज, डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और अंडर रूट के अंदर जो चीज है वो पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, यही हो गई। देखो x कब कब रियल मिलेगा? जब अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो कैसा हो, पॉजिटिव हो या इक्वल टू जीरो हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन डेनोमिनेटर वाली, डेनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था कि जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर टाइप में फंक्शन होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, डेनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और क्या, वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। तो चलो कोई नहीं, करते हैं। डेनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा? दूसरे कलर से लिख देता हूं, y इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जब न्यूमरेटर को इक्वल टू जीरो करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? वन, y इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, यहां से y इक्वल टू जीरो आ गया, यहां से y इक्वल टू वन आ गया। वेवी कर्व मेथड में वेव बनाई, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट किया, यहां आ गया जीरो, यहां आ गया वन। फिर एक किसी नंबर को लेकर देख लिया, वन से बड़ा एक नंबर ले लो, टू ले लो। टू के लिए क्या आ रहा है? वन माइनस टू माइनस वन अपॉन टू। माइनस वन अपॉन टू कैसा होता है? निगेटिव। तो देखो, यहां पर नेगेटिव आया तो यहां पर पॉजिटिव आया, तो यहां पर नेगेटिव आया। ठीक, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है? ये वाला। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? y की वैल्यू मिल गई जीरो से वन। अब मुझे थोड़ा सा ब्रैकेट बता देना, ब्रैकेट कैसा होगा? बताओ जल्दी से, ब्रैकेट बताओ कितना होगा? वन पर रख के देखते हैं। जब y इक्वल टू वन रख रहे हैं हम, तो ऊपर आ रहा है वन माइनस वन, नीचे आ रहा है वन। ठीक है, तो जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन कितना होता है? जीरो। अंडर रूट ऑफ जीरो जीरो होता है। ठीक, तो डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है। तो वन पर तो आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। अब जीरो के लिए चेक करना, वन माइनस जीरो अपॉन जीरो, डेट इज वन अपॉन जीरो, ये तो हो गया नॉट डिफाइन, मतलब जीरो पर डिफाइन नहीं है। जीरो पर क्या आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट। तो ये मिल गई हमें क्या? y की वैल्यू। और y को ही हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो रेंज हमें मिल गई जीरो से वन। आया क्या समझ में? आया क्या? चले आगे। ये प्रोसीजर था। प्रोसीजर कैसा है, मैंने एक छोटे से क्वेश्चन से करके दिखाया। ऐसा नहीं है हमें ऐसे करना है, हम तो बिल्कुल देखेंगे, एक लाइन में आंसर बता देंगे। चलें देख के बताएं? चलो देख के बताते हैं। देख के बताने में अब आप अपन पेन तो चला नहीं रहे, मतलब हमारे 5 मिनट बच रहे हैं, तो हमें दिमाग चलाना पड़ेगा। तो दिमाग जैसे जैसे मैं चलवाता जाऊं वैसे वैसे आप चलाते जाना। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी रेंज क्या है, और आपको बताना है आंसर किससे? दिमाग से, पेन नहीं चलाना है। पिछले क्वेश्चन में हमने एक पेज भरा, फिर हमने इसकी रेंज बताई। अब इस क्वेश्चन में बिना पेज भरे मुझे रेंज बताओ। देखो, डोमेन है इसका रियल नंबर। ठीक, तो डोमेन है रियल नंबर, तो एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है ये कितनी हो सकती है, ये बताना। एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर किसी चीज में भी लगा तो वो इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर की जो कम से कम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है जीरो। ये दिमाग में लिखना है आपको, मैं पेन में लिख के समझा रहा हूं। और एक्स स्क्वायर की जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है?
इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक, तो सबसे छोटी वैल्यू रख के देख लेते हैं कितनी आ रहा है। 1/1 + 0, मतलब तो 1/1 + 0 कितना आ गया, 1। ठीक है, अब सबसे बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट रख के देख लेते हैं। इनफाइनाइट रखने में कितना आ रहा है, 1/1 + इनफाइनाइट, दैट इज 1/इनफाइनाइट, दैट इज 0। नहीं समझ में आया हो तो लिख के दिखा देता हूं। 1/1 + इनफाइनाइट, दैट इज 1/इनफाइनाइट, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो 0 से 1 मिल गई क्या, रेंज। अब ब्रैकेट की बात करते हैं। जो रियल चीज को रखने में मिलेगा, रियल नंबर को रखने में जो मिलेगा, वहां पर हमेशा आएगा क्लोज ब्रैकेट। तो देखो 0 एक रियल नंबर है, इसको रखने में हमें 1 मिला है, तो 1 के पास आएगा क्लोज ब्रैकेट। जो इनफाइनाइट है, इसको रखने में जो कुछ भी आएगा, वहां पर हम हमेशा क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। इनफाइनाइट रखें या माइनस इनफाइनाइट रखें, इनको रखने में जो भी रिजल्ट आएगा वहां हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ऐसे दिमाग से हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। आया क्या समझ में, थोड़ा बहुत आया। दूसरा क्वेश्चन दूसरे कलर से। मान लो f(x = x² / 1 + x²) है। इसकी हमें रेंज बताना है, बताओ कैसे निकालोगे। अच्छा, जो ऐसे फंक्शन होते हैं ना, जैसे कि इसमें x² ऊपर भी है नीचे भी है, तो इनको किसी एक जगह रखना पड़ता है। देखो ऊपर x² एक ही जगह था तो हम वैल्यू रख के देख सकते थे। अब यहाँ पे x² दो दो जगह है, वैल्यू रखने में समस्या होगी, तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करके बना लो कि x² एक ही जगह बची, फिर रेंज आराम से लिख सकते हो। तो क्या करें भाई, देखो इसके साथ क्या कर लेते हैं, x² में ऊपर +1 कर देते हैं, नीचे -1 कर देते हैं, और नीचे क्या है, 1 + x²। स्प्लिटिंग कर देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 -1/1 + x²। ठीक, हो सकता है ये चीजें अभी आपको बहुत ताजी ताजी लगे कि ऐसा कैसे सोच लेते हैं, 1 ऐड करना है 1 माइनस करना है, पर आपका 12th क्लास का इंटीग्रेशन आने तक आपको इतनी बार ऐसा करना पड़ेगा ना कि ये चीजें हलवा लगने लगेंगी। ठीक, पहले चीज कोई चीज डरावनी लगती है, फिर धीरे 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 अरे अपना ही है यार, ये तो हलवा है। ठीक, तो ये देखो अब जो हमने फंक्शन बना लिया, f(x = 1 - 1/1 + x²), इसमें x² एक ही जगह है, तो अब हम वैल्यू रख के आराम से चेक कर सकते हैं। अब वैल्यू रख लो, एक बार 0 रखो वैल्यू, x² की सबसे कम वैल्यू 0, 0 रख रहे हैं तो 1 - 1/1, दैट इज 0। ठीक, तो 0 आ गई। ठीक है, अब इनफाइनाइट रखना, 1 - 1/इनफाइनाइट, दैट इज 1 - 0, दैट इज 1। अब इनफाइनाइट रखने में कितना आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, तो 1 पे क्या आ गया, ओपन ब्रैकेट आ गया, और 1 रखने में हमारा आंसर 0 आ रहा है। 1 रियल नंबर है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। ठीक, इनफाइनाइट रखने से जो कुछ भी आएगा उसके साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो ये आ गई हमारी रेंज। कुछ कुछ आया क्या समझ में, देखो ऊपर वाले का भी आंसर 0,1 था, नीचे वाले का भी 0,1 है, बस ब्रैकेट इंटरचेंज हो गए। ठीक है, आया मजा। चलो आगे चलते हैं। इसी टाइप का जिसमें न्यूमरेटर स्प्लिट करना पड़ता है, इसी क्वेश्चन को देता हूं, आप थोड़ा खुद से सोच के देखिएगा। x² + x+2/(x² + x+1), और आपको क्या बताना है, इसकी रेंज बतानी है कितनी होगी। हम किस तरीके से कर रहे हैं, एक हमने प्रोसीजर देखा था कैसे करते हैं, और दूसरा जैसा हमें करना है। ठीक, तो करने वाले तरीके से करना है, प्रोसीजर वाले तरीके से बहुत लंबा होता है। मतलब टीचर किस लिए होता है, यही चीज तो बताने के लिए। देखो मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ, जो जेडबल का एग्जाम है वो टफ कैसे हुआ। पहले के समय में हम लोग 12th का पढ़ते थे, और 12th के लेवल का जेडबल का एग्जाम देते थे।
ट्वेल्थ का पढ़ा, ट्वेल्थ का एग्जाम दिया। अब ट्वेल्थ के जो मेथड्स थे वो थोड़ा लेंदी थे, इसके कारण जो पेपर करने में समय लगता था वो ज्यादा लगता था। ठीक, तो एग्जाम, लेकिन हम ट्वेल्थ का ही पढ़ के ट्वेल्थ का पेपर दे रहे थे तो एग्जाम ईजी था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अच्छे टीचर्स आए। कुछ अच्छे टीचर्स ने क्या किया, जो चीज ट्वेल्थ के सिलेबस के बाहर है, ट्वेल्थ के सिलेबस के जो चीज बाहर है, मान लो ट्वेल्थ में एक मेथड था रेंज सॉल्व करने का, उससे हमें लगता था 10 मिनट। अब ट्वेल्थ के सिलेबस के बाहर की चीज है, मतलब कॉलेज की चीज है, इंजीनियरिंग की चीज है, इंजीनियरिंग के मेथड से उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है 1 मिनट में। ठीक, तो ट्वेल्थ के बाहर के सिलेबस को वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। ट्वेल्थ के बाहर के सिलेबस को वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। तो हुआ क्या, जब बच्चे एग्जाम में बैठे तो जो बच्चे ट्वेल्थ का पढ़ के ट्वेल्थ का पेपर दे रहे थे उनको 10 मिनट लग रहा था एक क्वेश्चन करने में। जो ट्वेल्थ के बाहर का पढ़ के पेपर दे रहे थे वो उनको 1 मिनट लग रहा था। तो जो ट्वेल्थ के बाहर का पढ़ के पेपर दे रहे थे उनका पेपर जल्दी होने लगा। तो ऐसे करके ट्वेल्थ में उन लोगों का सिलेक्शन होने लगा जेडबलई में, मतलब पहले आईआईटी जेडबलई चलता था, जो ट्वेल्थ के बाहर का पढ़ के ट्वेल्थ का पेपर देते थे, जेडबलई का पेपर देते थे। तो अब केवल सिलेक्शन उन्हीं का होने लगा क्योंकि उनको बहुत कम टाइम लगता था, उनके पास अच्छे मेथड थे जो ट्वेल्थ का बाहर का पढ़ के आते थे। तो अब सिलेक्शन के लिए ट्वेल्थ का पढ़ के ट्वेल्थ का तो वालों का तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। इसलिए मजबूरी में धीरे 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 सभी टीचर्स ट्वेल्थ के बाहर का पढ़ाने लगे, क्योंकि तभी तो आपका टाइम कम होगा और तभी तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे और एग्जाम क्रैक कर पाओगे। यदि ट्वेल्थ का पढ़ के ही तो ट्वेल्थ का पेपर दोगे, जेडबलई का पेपर दोगे तो होगा ही नहीं। क्यों? ट्वेल्थ के मेथड लेंदी है, एक मेथड है, वहां पे 4 मेथड है, जो जिसमें सस्ता पड़ता है वो लगा लेते हैं। कहानी खत्म हुई, क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले तो क्या पढ़ा था हमने कि रेंज निकालने के लिए डोमेन निकालते हैं, तो इसका डोमेन बताना थोड़ी। वैसे तो मैं एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन रियल नंबर होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। डेनोमिनेटर कभी भी जीरो क्यों नहीं होगा, देखना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद है, 10th क्लास में थी, तो उसका कुछ पार्ट यूज करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4। तो ये आ गई है मेरा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो डेनोमिनेटर जो है ये एक स्क्वायर प्लस 3/4 है। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 प्लस 3/4 पॉजिटिव, मतलब कि डेनोमिनेटर हमारा कैसा होगा, डोमेन जो हो जाएगा फंक्शन का वो रियल नंबर हो जाएगा। क्योंकि जो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। जब 0 के बराबर होता है तब दिक्कत होती है ना डेनोमिनेटर, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, इतना समझ में आया। तो डोमेन तो आ गया इसका आर। अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 10 मिनट 1 मिनट वाली कहानी को हटाओ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह लगती है। फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एनालिसिस से पता चलता है, मतलब मुझे देख के पता चलता है, और आपको इंटीग्रल यानी कि 7 चैप्टर होते तक देख के पता चलने लगेगा कि जो 2 है उसे मैं 1 + 1 कर दूं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो दिस बाई दिस 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कितना आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और 1 प्लस डेनोमिनेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो यहां लिख दिया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारा बन गया सीधा साधा फंक्शन। अब हम इसका क्या बता सकते हैं, यहां कुछ गड़बड़ लिख दिया गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक। x प्लस 1/2, अब इसकी रेंज बता दो। रेंज कैसे बताओगे,
देखो यहाँ पे जो वेरिएबल चीज है वो है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? कौन सा कलर ले लें? ये कलर लें। मिनिमम वैल्यू इस पूरी पॉजिटिव चीज की आएगी 0। कब? x इक्वल टू -1/2 में। तो जब x इक्वल टू -1/2 यानी कि इस पॉजिटिव चीज की वैल्यू 0 होगी, तो fx की वैल्यू बताना थोड़ा कितना आ रही है? 1 प्लस 1/0 + 3/4, यानी कि 1 प्लस 1/3/4, यानी कि 1 प्लस 4/3, दैट इज 7/3। नहीं आया क्या? इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहां शॉर्ट में कर देता हूं। 1 प्लस 1/0 + 3/4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/3/4, दैट इज 1 प्लस 4/3, ये आ गया कितना? 7/3। तो देखो जीरो रखने में वैल्यू कितनी आई? 7/3 आई, और जीरो है पॉजिटिव चीज तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब सबसे मैक्सिमम चीज रखते हैं, कितनी हो सकती है? ये जो ब्रैकेट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखने में देखो कितना आ रहा है? 1 प्लस 1/∞, दैट इज 1 प्लस 0। ठीक, यानी कि आंसर आया कितना? 1। अब 1 7/3 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है, तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड। अब इन्फिनिटी रखने में 1 आया है, तो इन्फिनिटी के साइड क्या आता है? ओपन ब्रैकेट। और 0 एक रियल नंबर रखने में 7/3 आया है, तो इस साइड क्या आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट। ये आ गई हमारी रेंज। आया क्या समझ में? अरे आया क्या? बिल्कुल आया। ऐसे हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। इस क्वेश्चन को एक बार पूरा देखना, ये समझाने में बड़ा लग सकता है केवल ये एक लाइन का क्वेश्चन। जैसे कि मुझे देख के पता चल गया इसका डोमेन होगा आर, क्योंकि ये कभी नीचे नेगेटिव ये होने नहीं वाला है, 0 होने नहीं वाला है। ठीक, तो मैं सीधे एफ एक्स के पास जाता, इसको 1 अपॉन में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 रख देता। मैं मन में सोच लेता 1/0 + 3/4, और आंसर आ जाता 7/3। और 1 अपॉन में 1 प्लस इनफाइनाइट लिख देता तो 0 आ जाता, और 0 + 1 1 आ जाता। इनफाइनाइट रखने के कारण 1 1 से 7/3 ये हमारी रेंज आ जाती। इतना सब कुछ क्या हो जाता है? दिमाग में हो जाता है। पर अभी आपकी जैसे तलवार के घिसने से धार ज्यादा होती है ना, वैसे ही आपके दिमाग की घिसाई चल रही है, उसके ऊपर जो भूसा आके जमा हुआ है ना, वो निकाला जा रहा है। ठीक, तो एक बार पूरा देखो, फिर चलते हैं आगे। और कुछ नया क्वेश्चन करेंगे। कुछ एनसीआर एनपीआर आपने बचपन में पढ़ा हुआ है? अरे बचपन मतलब 11th क्लास की बात कर रहा हूं। मान लो कुछ एनसीआर है और कुछ एनपीआर है, इन दोनों के लिए कंडीशन एक जैसी ही होती है। ये कब डिफाइन होते हैं थोड़ा देख लेते हैं। जब आपने 11th में पढ़ा था, तो मुझे ये बताओ, क्या जब भी सॉल्व करते थे तो एन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता था क्या? होता था। क्या आर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था क्या? होता था। और टोटल में से ही कुछ एलिमेंट सेलेक्ट किए जाते थे, मतलब एन हमेशा आर से बड़ा या बराबर होता था। ये भी होता था क्या? बिल्कुल होता था। तो जब भी एनसीआर या एनपीआर का डोमेन निकालने को आपको बोला जाएगा, तो आपको इन कंडीशंस को याद रखना है। ठीक है, याद दिलाए दे रहा। कभी कभी सॉल्व करते थे 4C0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती थी? 1। कभी कभी 4C4 सॉल्व करते थे, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाती थी? 1। तो देखो एन आर के बराबर भी हो सकता है, आर 0 के बराबर भी हो सकता है। कभी कभी सॉल्व करते थे 4C2, मतलब आर जो है एन से छोटा भी हो सकता है, लेकिन एन हमेशा 0 से बड़ा होता था, इसलिए हमने लिखा है एन ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये तीनों कंडीशन थोड़ा सा आप याद कर लो। फिर एक आध क्वेश्चन इनका भी देख लेते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। अच्छा एक और चीज है, एक कंडीशन तो मैं लिखना ही भूल गया। एन और आर हमेशा 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या फिर बोला जाए इंटीजर रहता था। तो जो भी एन और आर आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर। चौथी कंडीशन देखो मेरे को भी भूल गई थी, इसलिए
मेरे को कोई पेपर नहीं देना है, लेकिन आप लोग याद रखना आपको पेपर देना है। ठीक है, चारों कंडीशन याद होगी। जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा तो एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, और एन कॉमा आर इंटेजर होना चाहिए। ठीक, चलो इन सभी कंडीशंस को यूज करके आप क्या लगाओगे, आप एक प्यारे से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मान लो एफ एक्स है 7 - x p टाइम्स x - 3। अब इसका आपको क्या क्या बताना है, डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है। डोमेन को बोल देता हूं डी ऑफ फंक्शन, और रेंज को बोल देता हूं रेंज ऑफ फंक्शन, और आगे क्वेश्चन मार्क। आपको निकालना है, कंडीशन पढ़ो और थोड़ा सा ट्राई करो निकालने की। अरे ज्यादा टाइम हो गया क्या, चलो 1 मिनट ही टाइम है, वो गलती से 1.5 मिनट हो गए। वो अपन टेक्निकल पर्सन नहीं है ना यार, भले ही मैं इंजीनियरिंग वाला बंदा हूं पर प्रोफेशन मेरा टीचिंग है। और वो भी ना मैं ऐसा वैसा टीचर हूँ, ना आप ऐसे वैसे स्टूडेंट्स हो। क्योंकि दुनिया का सबसे खराब समय जो हमने अपनी जनरेशन में देखा है, कोविड, उसको पार करके उससे लड़के आए हुए लोग हैं हम। तो आप भी बहुत ग्रेट स्टूडेंट्स हो और मैं भी बहुत ग्रेट टीचर हूँ। ओके।